नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसटी जीनियस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी एकेडमी में वेरियस नर्सिंग एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज ये इसी श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट फिज़िक्स के PYQ जो जनरली सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए इसी में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इन एन एक्सपेरिमेंट। ये हमारा टॉपिक कहाँ से है? एरर से। ठीक है, एरर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इससे क्या, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 सी की पावर 1/3 डी की पावर 3। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन एक्स। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 डेल्टा ए बाई में ए इंटू में 100 प्लस में 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस में 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस में 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब हमें इसकी वैल्यू ए में परसेंटेज एरर दे रखी है 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस में हाफ बी पर, बी में कितनी दे रखी है? 2% प्लस में 1/3 सी में दे रखी है 3% प्लस में 3 इंटू डी में दे रखी है हमें 4%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 4 प्लस 3 12, 12 प्लस में 4 दैट इज 16%। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है 16%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an equation is given by this p plus a by v square b into theta by में v, p is the pressure, v is the volume, theta absolute temperature. If a and b are constant, dimension of a. सी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो p का डायमेंशन फॉर्मूला है वही हमारा a बाई v का स्क्वायर का होगा। तो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाय में v स्क्वायर। तो हमें डायमेंशन ऑफ p हेयर व्हाट इज? इट इज प्रेशर। प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का m1 L1 T-2 अपॉन में एरिया, एरिया L2 is equal to a by में v square। here v is the volume, वॉल्यूम का होता है हमारे पास L क्यूब। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा m1 L2 से L की पावर 2 T की पावर -2। तो फ्रॉम द ऑप्शन it is not given in the option, so we can say it L की पावर 2 this is, so this is the correct option, not, wait, ओके, ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं m1 L2 T-2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर, t is in time, then unit of b. now again x is equal to 80 प्लस में BT स्क्वायर। ओके, तो हमें किसका बताना है? हमें b की यूनिट बतानी है। तो देखो b की यूनिट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। तो BT स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो किसका होना चाहिए? डिस्टेंस का, मीन्स L1, L1 और यू कैन से मीटर। ओके, नाउ b, here t is the time, तो इट इज सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर। तो b का यहाँ पे आ जाएगा
डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, taking into account of significant figures, what is the value of 99 minus 0.0099? Here यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मिनिमम डेसिमल डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 9.99 0.0099, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 9 गए 1, 0, 8, 9, 9.98। ओके, अब हमें मिनिमम डेसिमल तक, मिनिमम डेसिमल 2 डेसिमल तक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 9.98। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, इसमें हमें सिग्निफिकेंट के रूल्स का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, वी ऑल नो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक है। तो यूनिट तो है इसकी, बट दे आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के हमारे पास डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट्स होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। Yes, from the chapter 3 we know impulse is equal to the change in momentum, change in momentum। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम। तो जो डायमेंशन हमारी इम्पल्स की होगी वही हमारी लीनियर मोमेंटम की हो जाएगी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, हाँ जी, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। गॉट इट। तो फोर्स, हमारे पास फोर्स की यूनिट हमें याद होनी चाहिए, m1 L1 T माइनस 2 और डिवाइड में L2, तो हमारे पास आ जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, is a unit of, this is the unit of energy। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी अलग होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, इसकी हर्ट्ज होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। लुमिनेट इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, CD कैंडेला, ठीक है। फोर्स की हमें पता है न्यूटन होती है, बट ये एनर्जी की हमारे पास यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सभी को याद हो तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे, मास, लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिफ्थ करंट, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ इज टेम्परेचर। तो अब देखो 4 ऑप्शन में से कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो वो वर्क नहीं है। बाकी हमारे पास चारों, ये देखो टेम्परेचर भी है, लुमिनस इंटेंसिटी भी है और इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बट जो वर्क है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स भी हमारा कहाँ से होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या होता है, और एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी से आता है। तो ये हमारे पास वर्क जनरली क्या है, हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। नाउ सी, millimeter is 10 to the power minus 3 meter, angstrom is 10 to the power minus 10 meter, Fermi is 10 to the power minus 15 meter and meter we know 1 meter। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्मी। तो राइट ऑप्शन इज सी। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है इसमें, इनकरेक्ट रिगार्डिंग
significant figures. First of all the non-zeros are significant, ये right है. All zeros between non-zero are significant, ये right है. Greater the number of significant in the smallest is the percentage error. पावर, ठीक है ये बात भी. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 10 इज काउंटेड वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये हमारा इनकरेक्ट है. अगर हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1 होती है, तो ये हमारा काउंट नहीं होता. तो इसलिए इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर दिस एंड दिस. तो हमें पता है यहाँ पे तो क्या ऑल नॉन जीरो है तो 4 हो जाएंगे. इसमें भी सारी क्या है, ऑल नॉन जीरो 4. और इसमें हमारे पास एक रूल आता है कि जो स्टार्टिंग वाली ज़ीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. तो इसमें भी जो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 ही होंगे. तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी. ओके, नेक्स्ट, the numbers 2.745, 2.7 rounding up to 3 significant figures. अब देखो यहाँ पे हमारे पास रूल होता है 2.74. अब हमारे पास जो यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट टू बी ड्रॉप वो क्या है 5. तो 5 का हमारे पास रूल होता है, उससे पहले वाली डिजिट देखनी होती है हमें. अगर वो डिजिट हमारी इवन है तो हमें एज इट इज लिखना होता है. तो क्या होगा 2.74. अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ सेकंड में देखो 3 5. अब 5 से पहले जो हमारी डिजिट है वो कौन सी है, वो ऑड है. ऑड है तो हमें क्या करना है, उसमें 1 प्लस करना होता है. तो हमारे पास आंसर राइट आ जाएगा 2.74. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी. करेक्ट. नेक्स्ट चलें. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. हमने एटम चैप्टर में पढ़ा है जो रेडियस होती है एटम की वो किसकी रेंज की होती है, एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है. तो हम यहाँ पे बात करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. आर को क्या लिखे, 10 टू द पावर -10 का क्यूब. एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है. बट हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मी की रेंज का होता है. तो फर्मी का वॉल्यूम लिखेंगे 10 टू द पावर -15 का क्यूब. ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो 10 की पावर -30 डिवाइड में 10 की पावर -45. तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 15. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v. इट्स एवरेज वेलोसिटी. देखो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला देखो चेंज नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. गॉट इट, टोटल टाइम. तो अब हमारे पास देखो टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस मैंने 2x लिया. उसने बोला हाफ जो ट्रेवल किया वो किससे किया, वेलोसिटी v से किया. और सेकंड हाफ किससे ट्रेवल किया, 2v से किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x + x 2x. गॉट इट. नाउ टोटल टाइम. अब टाइम निकालना है. टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी. तो फर्स्ट डिस्टेंस उसने x ट्रेवल किया है वेलोसिटी v से, प्लस में सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2v से. गॉट इट. तो हमारे पास आ जाता है 2x, यहाँ एलसीएम लेंगे 2v, 2x प्लस में x. तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू में ये ऊपर चला जाएगा 2v डिवाइड में 3x. तो x से x कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4v/3. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. क्लियर. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 40 डिग्री विद x एक्सिस. मुझे वेलोसिटी बतानी है. देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स-टी ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें दे रखा है, एक तो बना रहा है 30 डिग्री, दूसरा हमारे पास बना रहा है 45 डिग्री. हम एक चीज़ याद होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है. और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा से. सो टेंजेंट 30 की वैल्यू
यस, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड में √3/2, तो √3, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। हमसे सबसे पहले कितना 30 डिग्री एंड 45, तो 30 डिग्री √3:1, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट, द VI ग्राफ शोन बिलो इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे ग्राफ मिसिंग है तो हम बना देते हैं। VT ग्राफ दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 0 से लेकर t टाइम तक हमारे पास क्या है, ये ग्राफ गिवन है। अब हमें क्या बताना है, देखो VT ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाइट दिस टी दिस, ये हमारे पास म्यू V था और ये U था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट, the position time graph for a body 0 to is shown in the figure। ओके, इसका भी थोड़ा सा हमारा ग्राफ मिसिंग है हमारे पास। तो हमारे पास मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, पोजीशन XT ग्राफ है। अब वो बोल रहा है किस पॉइंट पर बॉडी रेस्ट पे होगा। अभी फिर से वही कंसेप्ट आएगा, स्लोप ऑफ XT ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। अब देखो कहाँ पे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्लोप 0 हुआ है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इन दो पॉइंट पर हमारा स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 मीन्स वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मीन्स बॉडी एट रेस्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, जैसा भी ग्राफ दे रखा हो हमें सिर्फ ये देखना है किस पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी होगी, स्लोप होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द VT ग्राफ। यस, क्या देता है हमें, तो हमेशा याद रखना वो हमें एक्सेलरेशन देता है। VT ग्राफ का जो टेंजेंट है मीन स्लोप है, वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। गॉट इट? न्यूमेरिकल रेशियो टू द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप ध्यान रखना, डिस्टेंस हमारी एक कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। किस केस में, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इक्वल पॉसिबल है या डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर मिलेगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो हमारे पास ये रेशियो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू मोर देन 1, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, the motion of a particle is described by this। see, हमें xt का फंक्शन दे दिया, at प्लस में bt स्क्वायर। ओके, a और b की हमें वैल्यू दे दी और हमसे पूछ लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या होता है, स्लोप होता है। xt ग्राफ का जो स्लोप है या डिफरेंशिएशन करके हमें क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलती है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस में 2bt। गॉट इट? अब यहाँ पे किस टाइम के लिए पूछा हुआ है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर प्लस में 2, b की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमें 3 दे देगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 प्लस में 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट? यहाँ से हमें याद रखना है जो वेलोसिटी कैसे आती है, डिफरेंशिएटिंग एक्स ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टी। गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, figure shows the displacement time graph of a particle yes the figure shows displacement time graph on a particle is rest। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा फिगर मिसिंग है, तो ये ऐसा ग्राफ है वो। ठीक है, हाँ जी, कैसा ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट XT ग्राफ है। अगर ऐसा ग्राफ है, ये क्या कहना चाह रहा है, पार्टिकल रेस्ट पे है? नहीं, पूरा कंप्लीट तो रेस्ट पे नहीं है।
द पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, कॉन्टिन्यूसली भी नहीं जा रहा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज अप टू टी नॉट, ये भी गलत है। अब यहाँ पे तो देखो वेलोसिटी क्या है, स्लोप हमारा बिल्कुल मूव्स एट अ कांस्टेंट अप टू टाइम टी जीरो एंड देन स्टॉप। ओके, ये ग्राफ इसका नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। यस, हमारा ये ग्राफ थोड़ा इसका अपोजिट होना चाहिए था, ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए ये नहीं होगा इसका ग्राफ। तो पार्टिकल ऑफ मूविंग इंक्रीजेस, क्योंकि एक्स टी ग्राफ देखो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, पोजीशन कांस्टेंट हो रही है। तो हम कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे, मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू दिस एंड देन स्टॉप्स। देखो एक्स फिर स्टॉप हो गया, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये ग्राफ नहीं होगा। क्लियर, गॉट इट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the VT graph, the distance traveled by the body in 5 seconds will be. Yes, यहाँ भी ग्राफ थोड़े हमारे पास मिसिंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ ग्राफ। तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, ट्रेपेजियम बनेगा, जस्ट वेट। अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द एरिया अंडर एक्सेलेरेशन ग्राफ, यस एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, उसका एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें क्या देता है, यस वेलोसिटी देता है, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्योंकि एक एक्सेलेरेशन होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हमारे पास a इंटू टी, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि उसको हम कंप्लीट करके चलेंगे। Just wait for 1 minute. बिकॉज हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, हम कोई भी रैंडम फिगर नहीं ले रहे, तो मैं एग्जैक्ट आपको ग्राफ प्रोवाइड कराती हूँ। यस, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखी हम कितनी है यहाँ पर, यस दिस इज 2, दिस इज 3, थोड़ा सा हमारा सिमेट्रिकल नहीं बना है, एंड दिस इज 5। गॉट इट? यहाँ पे हमारा है 20 और यहाँ है 40। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बनाना है। तो देखो हमारे पास क्या रूल होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल वीटी ग्राफ से कैसे आता है, एरिया अंडर कर्व। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया देखो, ये एरिया और ये एरिया, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम टोटल एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दिस 20 प्लस में 40 इंटू में हाइट, दिस इज 2, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज 1 एंड दिस इज 20 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू हाफ, बेस कितना है 1, हाइट है 20। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 60 प्लस में 20 प्लस में 20। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। इस क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता था। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता
तो आपको ये अपर वाला एरिया ऐड करके ये जो लोअर पार्ट में एरिया है उसको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तब हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता, तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल का पार्ट है, ट्रायंगल का पार्ट, ये इससे कैंसिल हो जाता। तो हमें सिर्फ ट्रेपीजियम और ये रेक्टेंगल वाला पार्ट के लिए मुझे क्या मिल जाता, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर हो जाता 80 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। 80 या 60, देखो यहाँ से मेरे पास 60 प्लस में 20, ये ट्रायंगल वाला पार्ट इसको इससे कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 80 मीटर। बट अभी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना हो गया, 100 मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट, अ कार मूविंग, स्पीड गिवन है हमें, अ कार मूविंग along a straight road with speed this, brought to stop within distance this। देखो डिस्टेंस निकालना है हमें, टाइम निकालना है एक्चुअली। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी और इनिशियल किससे चल रही थी, ये 144 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर। 200 मीटर में तो स्टॉप हो गई, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, टाइम फाइंड आउट करना है। हाँ जी, टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला लगा सकती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ में एक्सेलरेशन चाहिए होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u यहाँ पे क्या 144, बट ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 144 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000, आवर्स के लिए करेंगे 3600। तो हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास है 5/18। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। 144 5/18 इंटू में टी प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ भी नीडेड है। अ पार्टिकल विद द स्पीड दिस इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस दिस, एक्सेलरेशन हमें यहाँ भी नीडेड है, तो हम कोई और फॉर्मूला लगा दें, या वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। देखो यहाँ पे हमें s गिवन है, तो हम यहाँ से पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 144 5/18, 144 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 2as। s कितना गिवन है हमें, 200, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे हम। जो एक्सेलरेशन की यहाँ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 144 इंटू 5 इंटू 144 इंटू 5 डिवाइड में 2 इंटू 200, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और ये नेगेटिव आएगी क्योंकि स्टॉप हो रही है ना बॉडी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी हमारी। तो इसको जो कैंसिल होता है हम कर देते हैं 2, और यहाँ पे 18 18 भी है, 18 18, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 2 6 2 7 जा 72, ये कैंसिल करते हैं तो 72, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, 5 2 जा 10, 5 4 जा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और हम अपना आंसर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet is fired from the gun at the speed this in the direction 30 degree above the horizontal, maximum height attained। देखो ये हमारा प्रोजेक्टाइल टॉपिक का क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास अगर हमने किसी कहाँ से फेंका, ये अबव द हॉरिजेंटल, ये ऐसे फेंका गया 30 डिग्री पे बुलेट फेंके गए, और वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, गॉट इट। तो यहाँ पे 9.8 हमें g की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू क्या दे रखी है 280, सेकेंड 280, साइन 30 1/2, उसको लिखेंगे 1/4, 2 इंटू जी की वैल्यू ले ली हमने 9.8। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 140 4 35। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1000 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 1000 मीटर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इट्स स्पीड एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, सी हाइएस्ट पॉइंट ट्रेजेक्ट्री। अब हमारे सोचने की बात है, ट्रेजेक्ट्री का हाइएस्ट पॉइंट पर तो स्पीड तो हमारी 0 हो जाएगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ बनी हुई है, ठीक है। बट फिर भी हाईएस्ट पॉइंट के साथ तो हमारे 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड 2 सेंटीमीटर इज u इफ द स्पीड इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, एक्चुअली क्या होता है F इज इक्वल टू जो हमारे पास है -kx होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जब 2 सेंटीमीटर पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, तो कितनी दे रखी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, स्ट्रेच किया तो u है, तो हमने कितना 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 टाइम्स ही इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रेचिंग और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके किसके स्ट्रेचिंग की होती है। तो हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर पर u थी तो कितने टाइम्स कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, तो इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2 4 जा, ये 4 टाइम्स हुआ तो 4u इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 29, हमें फोर्स गिवन है, force acts on the particle in y direction, F is in Newton and y in meter, work done by this, now work done is equal to F into ds, ठीक है। फोर्स मुझे किसका फंक्शन दे दिया 20 + 10y, ये y का फंक्शन दे दिया। मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, वेरिएबल जब हमें फोर्स दिया होता है तब वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द गिवन लिमिट, तो 0 से 1, व्हाट इट। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 20y प्लस में 10y² अपॉन में 2, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो 0 से 1, लिमिट पुट करेंगे तो 20 प्लस में 5 25 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 जूल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 25 जूल, गॉट इट। यस 29 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, देखो हमारे पास कोई बॉडी है, इसको हमने क्या किया कोई सड़क पे या किसी सरफेस पे ये बॉडी चल रही है तो हमने फोर्स लगाया इसको। अब हमें पता है कि एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसके बीच में, तो धीरे धीरे क्या कर देगा इसकी एनर्जी लॉस कर देगा। तो कहाँ होता है वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, जब वो कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वाई, बिकॉज इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। एनर्जी हमारी लॉस होती है इन द फ्रिक्शन में, हमारे पास एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। बाकी हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स की और क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो हमारे पास वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो रीड करेंगे, नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
हाँ जी, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F डॉट एस। तो क्या हो जाएगा फोर्स, इनके बीच में एंगल कोस 90, कोस एफ एस कोस 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमें इनकरेक्ट बताना है। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90, देन वर्क डन इज नेगेटिव। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोस फंक्शन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है जब 90 से बड़ा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द सेंटर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, नहीं ये गलत फोर्स है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने ये 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी सेंटर फोर्सेस होते हैं, दो चार्जेस के बीच में एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा फोर्सेस वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना था। तो सारे सेंट्रल फोर्सेस हम नहीं कह सकते कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं हम, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट इसका जो राइट वेक्टर फॉर्म होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये ध्यान रखना। हम कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, बट वो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग। देखो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे कौन से हैं, ये एंगुलर में आते हैं, तो जो इनकी डायरेक्शन होती है ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो, जब टॉर्क जीरो है तो क्या कांस्टेंट रहता है। देखो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरम है, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो, या बोलें कि टॉर्क जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लीनियर में होता है, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो, अगर नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट यहाँ पे टॉर्क की बात की है तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजिड बॉडी इज सैड टू बी पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज। देखो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। अगर इनमें से एक चीज जीरो नहीं है तो हम उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हमारे पास क्या, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओनली, उसको पार्शियल बोलेंगे, यस। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, दोनों में से एक है तो आइदर ए और बी, दोनों में से अगर एक भी है तो क्या बोलेंगे हम, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल प्रोड्यूसेस, देखो यहाँ पे हमारे पास जब बॉडी है, हमारे पास एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं जो नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, जब ये फोर्सेस लगते हैं तो ये क्या करते हैं, ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, मींस बॉडी को रोटेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्योरली रोटेशनल मोशन, सिर्फ इसमें टॉर्क होता है। गॉट इट। ये हमारे 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हो गए, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, velocity vector and acceleration vector in a uniform vector are related as। हाँ जी, velocity vector और acceleration vector कैसे बोले हम, देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अब velocity यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है हमें। ठीक है, हर पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन अलग है, बट यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा लग रहा है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल लग रहा है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज हमारा कहाँ लगता है, अलोंग द रेडियस, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो हमारा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए अलोंग दिस, देखो हमें डायरेक्शन तो ये लेनी है, अब हमारे पास ये आता है डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास आता है कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो
वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को लिख दिया मैंने आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप √2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमें देखो क्या बताना है, बी की डायरेक्शन में बताना है। तो बी का यूनिट वेक्टर ये ले लिया, और वेक्टर कौन सा लेना है, ए लेना है। तो ए वेक्टर क्या हो गया दिस। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ये 13। ठीक है, हमारे पास इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ऑप्शन ठीक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड क्या लिया √13, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में √2। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉम्ब इज रिलीज बाय हॉरिजेंटल फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉम्ब इज। अब देखो हमारे पास हॉरिजेंटल एरोप्लेन से एक बॉम्ब रिलीज किया गया है, तो हमें पता है अगर हॉरिजेंटल से गया तो उसके पास एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और फिर क्या कर रहा है वो ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है। तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, तो वो एक पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। Got it? Next question. A block of mass 2 kg is placed on a floor. Coefficient of static friction is mu. Mu की वैल्यू कितनी दे दी 0.4। मास कितना दे दिया बॉडी का 2 kg। अब फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बॉडी है, इस पे हमने लगा दिया 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू 0.4, मास 2 इंटू में जी 20। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 10 ले लेते हैं हम, अगर गिवन नहीं है तो। यहाँ से वैल्यू आ गई 2 4 जा 8 न्यूटन आ गया। अब देखो हमारा अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन था, और जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है 8 न्यूटन। पॉसिबल है नहीं है, बट हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन is a self-adjusting in nature, self-adjusting in nature। तो कभी भी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स कितना लिखना है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो 2.5 न्यूटन हमारा आंसर है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल्ड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वो बोले नॉर्मल रिएक्शन डबल होगी, तो कोएफिशिएंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो वो हमारा रिमेन सेम हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हाँ जी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो वो इनर्शिया को बताता है। क्या लॉ है हमारा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो वैसे मूव करती जाएगी, अनलेस अनटिल हमने कोई फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं किया, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द टाइप ऑफ इनर्शिया, विच इज द टाइप ऑफ इनर्शिया। देखो हमारे पास 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी में मूव करना चाहेगी। थर्ड होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। तो हमारे पास तीनों टाइप के इनर्शिया पॉसिबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ। यस, न्यूटन सेकेंड लॉ का हमारे पास एक्सप्रेशन आता है चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt। फोर्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। फोर्स कौन सा नहीं है। हाँ जी, इम्पल्स को क्या कहेंगे, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू टाइम।
तो इम्पल्स फोर्स तो नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, टेंशन एक फोर्स है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है वो भी फोर्स है, वेट तो ऑलमोस्ट एक फोर्स ही है कि धरती हमें खींचती है। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास इज गिवन बाय दिस। मुझे फोर्स निकालना है। अब देखो, हमें पता है फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से देखो, एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, जी, तो हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा mg, हमें और कुछ देखना ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा mg। क्लियर। नेक्स्ट, वी डिराइव न्यूटन्स, हाँ जी, हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज हैं, और 3 लॉज में जो सेकेंड लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, रियल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ से हम दोनों लॉज को डिराइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, नहीं। थर्ड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, नहीं। थर्ड एंड फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट और थर्ड दोनों को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। अब देखो, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है। अगर हमारे पास नेट टॉर्क 0 है तो हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, बॉडी का कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास यही क्वेश्चंस थे अभी के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारी क्लास अटेंड की। थैंक यू सो मच।